नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज देखेंगे कि जो आज का रसायन विज्ञान का आपका पेपर था 2023 का, वो किस प्रकार से आया था और इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। ठीक है ना। तो आज का जो हमारे पास पेपर है वो है, उसमें समय दे रखा है 3 घंटे। यहाँ पर समय कितना दे रखा है? 3 घंटे दे रखा है। इसका जो पूर्णांक है वो कितने का है? 70 का है। और इसका जो संकेतांक है 430 IGV है ना। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि समय समय पर आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास निर्देश है, पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न है और सभी प्रश्न क्या होते हैं? आपके लिए अनिवार्य होते हैं, यानी सभी के सभी प्रश्न आपने हल करने थे। ठीक है ना। दूसरा है, प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सामने अंकित है, यानी जो प्रश्न दे रखा है उसके सामने क्या है? आपके पास अंक भी दे रखे हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। ठीक है। प्रश्न ये चौथा बिंदु जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 1 संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए तथा प्रश्न संख्या 2 से 7 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न यानी 1 वर्ड आंसर होते हैं। ठीक है। पांचवा बिंदु है, प्रश्न 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है, यानी जो प्रश्न 1 में 8 क्वेश्चन होते हैं वो कितने अंक के होते हैं? आपके 1-1 अंक के होते हैं। और 2 से 7 तक भी कितने अंक के होते हैं? 1 अंक के होते हैं। प्रश्न संख्या 8 से 17 तक 2 अंक के प्रश्न होते हैं। प्रश्न संख्या 18 से 25 3 अंक के प्रश्न होते हैं। और प्रश्न संख्या 26 से 28 तक 4 अंक के प्रश्न होते हैं। ठीक है। इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए, यानी जो आपके पास क्या है, बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं, उनमें से केवल एक विकल्प का ही आपने उत्तर देना है। यहाँ पर जो आपके पास पहला प्रश्न है, निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड है। पहला है दूध, दूसरा है गोंद, तीसरा है रक्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने ये पहले भी वीडियो में बता रखा है कि जो हमारा द्रव स्नेही कोलाइड होता है कौन सा होता है? गोंद आपका सही आंसर होना था। दूसरा है पेनिसिलिन है एक। पहला बिंदु है प्रतिजैविक है, दूसरा ज्वरनाशी है, तीसरा है प्रतिरोधी है, चौथा है पीड़ाहारी। तो पेनिसिलिन कौन सा है? प्रतिजैविक होता है ना। तीसरा है क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से रोग, रतौंधी रोग, विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। तो विटामिन ए जो है वो आपका क्या होना था? यहाँ पर सही आंसर होना था। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। तो कौन सा एंजाइम है? पहला है इन्वर्टेज, दूसरा जाइमेज, तीसरा है माल्टोज, है ना। और चौथा है आपके पास, तीसरा माल्टोज, चौथा है एमाइलेज। तो आपका जो सही आंसर होना था वो कौन सा था? जाइमेज। जाइमेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही होना था। ग है यहाँ पर आपके पास, ग निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित करता है? तो एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। तो आपका जो सही आंसर होना था वो क्या था? फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलयन को अपचयित करता है। यानी ये जो सभी प्रश्न हैं इसके जो हमने वीडियो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी। ठीक है ना। यदि आपने उनको अच्छी प्रकार से देखा होगा तो ये सभी आपके सही होंगे। ठीक है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां कहलाती है। जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां होती है वो कहलाती है, पहला धातुमल कहलाती है, गालक कहलाती है, अपअयस्क कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके इंग्लिश में दे रखे स्लैग, फ्लक्स, गैंग एंड नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा है? गैंग, यानी अपअयस्क कहलाते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 एकलक है। नाइलॉन 6 का जो एकलक होता है वो क्या होता है? एथीन होता है, पॉलीथीन का एथिलीन होता है, एथीन होता है, प्रोपीन होता है, स्टाइरिन होता है या कैप्रोलैक्टम होता है? तो आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा? कैप्रोलैक्टम होता है। अगला है मोलल विलयन वह है जिसमें विलय के 1 मोल घुले रहते हैं, यानी मोलल यानी मोललता। तो किसी विलयन की जो मोललता है वो क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। इसका मतलब 1 किलोग्राम विलायक में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है विलायक के 1000 ग्राम में, 1 लीटर विलयन में
1 लीटर विलायक में या बिलियन के 24.4 लीटर में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, विलायक के 1000 ग्राम में जो आपका सही आंसर होगा, यानी फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में जो आपका पहला है यहाँ पर, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी जो हेनरी का नियम है, किसी गैस की द्रव में विलेयता विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो विलेय क्या है हमारा, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, या आप क्या लिख सकते हैं, विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स ए भी लिख सकते हैं। ए मतलब विलेय और एक्स मतलब मोल अंश, ठीक है ना। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के मोल अंश के समानुपाती या विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया 2HI gives H2 plus I2 की आणविकता बताइए। तो आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, कितने अणु ले रहे हैं भाग, 2, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया क्यों करती है। तो आपने क्या लिखना है, O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है क्योंकि O3 विघटित होकर, जो ओजोन है वो अपघटित होकर या विघटित होकर O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है, यानी O का निर्माण करती है, जिसके कारण यह क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो आप क्या लिखेंगे, O3 अपघटित या विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है, जिसके कारण यह क्या करता है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट है K4 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो मैंने क्या कहा था आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास कई बार पूछा जाता है, तो इसका मैंने वीडियो अपलोडेड किया हुआ है, सारे क्वेश्चन आपके पास वीडियो से ही आए हैं, ठीक है ना। तो K4 FeCN6 में Cn का, एक Cn का -1 होता है, 6 Cn का कितना होता है, -6, एक पोटेशियम का +1 है तो 4 पोटेशियम का +4, -6 और +4 कितना हो गया, -2। तो Fe क्या होगा, +2, यानी इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, +2 होना था, ठीक है ना। एल्डोल संघनन का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो एल्डोल संघनन की अभिक्रिया मैंने आपको पहले ही अब वीडियो में अपलोडेड की है। तो इसकी जो रासायनिक समीकरण आएगी वो क्या होता है, CH3CHO यानी एल्डिहाइड की आपस में क्रिया होगी, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहां पर बनेगा, जैसे हमारे पास CH3CH होता, इसी को हम दूसरा कंपाउंड लेंगे तो आपके पास जो बनेगा CH3CH, इस पे OH आ जाएगा, फिर CH और CHO, इस प्रकार बनेगा। इसके बाद आगे अभिक्रिया चलेगी तो ये हमारे पास CH2 भाई यहाँ से है ना, तो इसका OH और यहाँ से एक H आपस में क्रिया करेगा, ताकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा इन का निर्माण होता है, इनल का निर्माण, ठीक है ना। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO का निर्माण होता है एल्डोल संघनन में, ये आपके वीडियो भी अपलोडेड है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाई जाती है। तो बेंजीन डायजोनियम यानी बेंजीन पर ऊपर क्या होना था, N2 होना था और Cl डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसकी क्रिया यदि मैं किसके साथ करता हूँ, CuCl लिखो या Cu2Cl के साथ करता हूँ, है ना, तो आपके पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता था। बेंजीन के ऊपर Cl प्लस बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस N2 का गैस का निर्माण होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने कहा था शॉटकी दोष में इसमें आयन की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। फ्रेंकल दोष में क्या होते हैं, आयन अपना स्थान छोड़कर अंतर्गामी स्थान ग्रहण करते हैं। शॉटकी में अगर हम बात करेंगे तो शॉटकी में क्या होता है, जितनी संख्या में धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर जाते हैं उतनी संख्या में ऋणायन भी अपना स्थान छोड़कर बाहर जाते हैं। अब बाहर जाएंगे तो शॉटकी में घनत्व में क्या होती है, कमी होती है, जबकि फ्रेंकल के घनत्व में कमी नहीं होती है। फ्रेंकल अंतर्गामी दोष व्यक्त करता है, शॉटकी रिक्तिका दोष व्यक्त और रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है। इसके जो उदाहरण है दोनों में AGVR आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साधारण गणीय, अंतः केंद्रित गणीय और फलक केंद्रित गणीय एकक कोष्ठिका की व्याख्या कीजिए। यानी जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है एकक कोष्ठिका,
बीसीसी और एफसीसी एका कोष्टिका की व्याख्या करनी थी अपने पास। तो साधारण घनीय एका कोष्टिका क्या होती है? वे एका कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोने पे उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? सरल एका कोष्टिका या साधारण घनीय एका कोष्टिका कहलाती है। अंतःकेंद्रित यानी वे एका कोष्टिका जिसमें अवयवी कण एका कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? अंतःकेंद्रित यानी बीसीसी कहलाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स है। और फलक केंद्रित में क्या लिखेंगे कि वे एका कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? एफसीसी यानी फलक केंद्रित एका कोष्टिका कहलाता है। तो सरल में जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है, बीसीसी में जो होती है वो 2 होती है, और एफसीसी में जो होती है वो 4 होती है ना। यहां पे आपके पास पूछा गया है कि प्रति एका कोष्टिका में परमाणु की कुल संख्या। तो सरल में 1, बीसीसी में 2 एंड एफसीसी में 4 होती है। ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट है, इसमें आपके पास एक न्यूमेरिकल पूछा गया है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना। तो एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतःकेंद्रित बीसीसी है, कोष्टिका की कोर की लंबाई 280 पिकोमीटर है, 288 पिकोमीटर है, तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? इसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया है ना। तो यहां पर जो आपके पास जो m का मान आना था वो आना था 51.7 समथिंग, यानी 52 आप लिख सकते हैं, है ना। और जो 208 ग्राम परमाणु में 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो 208 ग्राम में जो आपका आंसर आना था वो आना था लगभग आपका 24 इंटू 10 की पावर 23 आना था, है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फेन-पहलवान विधि भी मैंने आपको करवा रखी है, और गालक। फेन-पहलवान विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि एक पात्र लेते हैं, उस पात्र में हम पानी भरते हैं और पानी के साथ साथ क्या करते हैं? अयस्कों को डाल देते हैं, और उसमें कुछ मात्रा चीड़ के तेल की डाल देते हैं। जैसे इसमें तीव्र वायु प्रवाहित करते हैं तो जो अयस्क है वो किसके साथ? तेल के साथ ऊपर झाग के रूप में आ जाते हैं, और जो अशुद्धि है वो पात्र के नीचे सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं? फेन-पहलवान विधि कहते हैं। यानी ये अयस्क के भीगने और अशुद्धि के भीगने से संबंधित होती है, उनमें जो अंतर होता है। गालक क्या होता है? यानी किसी अयस्क में उपस्थित अगलनीय पदार्थ को गलाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। यानी गालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको अगलनीय पदार्थ को गलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? गालक कहलाता है। वो गालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक, अशुद्धि के आधार पर। तो यह भी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके 2 नियम थे, है ना। प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या था कि कोई पदार्थ है उसकी जो कम होने वाली मात्रा है या बढ़ने वाली जो मात्रा होती है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और जो द्वितीय नियम था आपके पास वो क्या था कि यदि 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघटन विलयनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और उसमें समान मात्रा की अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पदार्थ की जो कम होने वाली मात्रा है या विमुक्त यानी कम होने वाली मात्रा या संयोजित होने वाली जो मात्रा है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। समबहुलक और सहबहुलक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। तो समबहुलक क्या होते हैं? वे बहुलक जिनका निर्माण समान एकलक इकाई द्वारा होता है, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है ना, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। या हम बात करें PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे Cl, तो उसे हम क्या कहते हैं? समबहुलक कहते हैं। सहबहुलक क्या होता है? वे बहुलक जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न एकलक इकाई द्वारा होता है, जैसे हम बात करेंगे ग्लिप्टल यानी डैक्रोन, ठीक है ना, बेकेलाइट। तो इनका जो निर्माण है वो भिन्न भिन्न एकलक इकाई द्वारा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होना था? NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है। तो मैंने आपके पास पहले ही बताया था, को कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NH3 हो गया,
है ना, EN हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, प्रबल लिगेंड होते हैं। तो ये प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि ये युग्मन कर देता है इलेक्ट्रॉनों का, ये युग्मन नहीं करता इसलिए ये अनुचुंबकीय होगा। दोनों का चतुष्फलकीय इसलिए है क्योंकि इसके जो संकरण होगा उनमें क्या होगा, sp3 होता है। तो आपने लिखेंगे NiCl फॉर्म में की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है क्योंकि NiCl फॉर्म में क्लोरीन कैसा होता है, दुर्बल लिगेंड उपस्थित होता है, जबकि NiCO फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रबल लिगेंड होने के कारण इसकी प्रकृति कैसे होती है, प्रतिचुंबकीय होती है। यद्यपि दोनों क्या है, चतुष्फलकीय, क्योंकि दोनों में संकरण sp3 होता है ना। नेक्स्ट है, इसी का जो अथवा है उसमें निम्नलिखित को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। तो जो उदाहरण है, ज्यामितीय समावेता और प्रकाशिक समावेता, यानी ज्यामितीय समावेता जिसमें सिस और ट्रांस फॉर्म बनती होगी और प्रकाशिक समावेता जिसमें डी और एल रूप का निर्माण होता है। इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते थे। मैंने आपके कहीं पहले बताया था कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा वो 21 से 30 का। तो देखो यहाँ पर आपके पास आया क्रोमियम और कॉपर। तो क्रोमियम की अगर हम बात करेंगे, ये भी मैंने पहले आपको करवाया है, ये सेम क्वेश्चन करवाए हैं। तो क्रोमियम का क्या होगा, ऑर्गन 0 3d ऑर्गन 0 4s0 एंड 3d 3 होता है ना। और कॉपर जो प्लस है इसका क्या होगा, ऑर्गन 3d 4s0 और 3d 10 होता है, यानी ऑर्गन 4s0 3d 10 आंसर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोबेंजीन में उपस्थित क्लोरीन परमाणु, क्लोरोबेंजीन में उपस्थित क्लोरीन परमाणु एथिल क्लोराइड में उपस्थित क्लोरीन परमाणु की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, क्यों? तो आप क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन को दान कर देता है, जिसके कारण क्लोरोबेंजीन में अनुनादी संरचना उत्पन्न हो जाती है, जबकि एथिल क्लोराइड में क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण क्लोरीन पे क्या होता है, ऋणावेश, और एथिल पे यानी जो हमारे पास इथाइल जो आएगा उस पे क्या होता है, धनावेश उपस्थित होता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता एथिल क्लोराइड की क्रियाशीलता ज्यादा होगी क्योंकि ये तो ब्रेक हो जाएगा, जबकि इसमें अनुनादी संरचना उत्पन्न होने के कारण इसकी क्या होती है, क्रियाशीलता कम होती है। तो आप लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दान कर देता है, जिसके कारण इसमें अनुनादी संरचना उत्पन्न हो जाती है, जबकि एथिल क्लोराइड में क्लोरीन परमाणु अब एथिल यानी कार्बन आयन का निर्माण कर देता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। साबुन तथा संश्लेषित अपमार्जक में अंतर लिखे, तो इसके भी मैंने नोट्स पहले ही अपलोडेड करे थे, ठीक है ना। साबुन तथा संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन क्या होता है सोडियम का लवण होता है, जबकि संश्लेषित अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल का लवण होता है। साबुन कठोर जल में क्या नहीं देता, झाग नहीं देता, जबकि संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं, कठोर जल में भी झाग दे देते हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे साबुन क्या होता है, कपड़ों को क्या कर देता है, खराब कर देते हैं, यानी कपड़ों को हानि पहुंचाते हैं, और संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं, कपड़ों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, त्वचा के लिए वे हानिकारक नहीं होते संश्लेषित अपमार्जक, जबकि साबुन क्या होते हैं, त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो ये जो है हमने SN1 और SN2 में पढ़ी हुई थी, तो इसकी दोनों की क्रियाविधि लिखनी है। तो SN1 में क्या होना था, यहाँ पर दो स्टेप में पूरी होनी थी, एक बार कार्बन आयन बनता था और दूसरी बार क्या होना था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल उसी दिशा से अभिक्रिया करेगा जहां पर X यानी हेलोजन जुड़ा है। SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अपोजिट दिशा में अभिक्रिया करता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण होता है, यानी SN2 में एक ही पद का निर्माण एक ही अभिक्रिया होनी थी, और जबकि SN1 में दो पद में यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो इसका मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया है। नॉर्मलता, मोलरता और मोल प्रवाह, तो मैंने कहा था कि यहां से आपके पास शॉर्ट नोट आएगा, तो यहां पर आपके पास शॉर्ट नोट पूछा गया। यहां पे एक आपके पास क्वेश्चन भी पूछा गया, 4 ग्राम कास्टिक सोडा को जल में घुलकर 200 ग्राम विलयन बनाया गया है, विलयन की मोललता और विलय का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। तो जो विलयन की मोललता है वो लगभग आपके पास कितनी आती है, 0.5 आएगी। मोल प्रवाह आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, यानी लैंथेनाइड तत्व के द्वारा क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन प्रदर्शित होता है, सिंपल है,
है ना। इसमें क्या होता है, जैसे हम क्या करेंगे, समूह ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, लेकिन लैंथेनाइड संकोचन के कारण जो 4D और 5D का आकार होता है लगभग समान होता है। ऐसे बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार क्या होगा, छोटा होता है, लेकिन लैंथेनाइड संकोचन के कारण इनका आकार क्या होता है, अत्यधिक छोटा होता है। डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, तो मैंने आपके पास कहा था कि उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, संकुल यौगिक का भी निर्माण करते हैं। क्यों, तो इसमें डी ब्लॉक पहले तो उपस्थित होता है, पहली बात है, ठीक है। रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वही रंगीन आयन का निर्माण करते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदन यानी किसी विलयन के जो स्थायित्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, उसमें उपस्थित समान आवेश पर निर्भर करता है। यदि आवेश कम हो जाए या समाप्त हो जाए तो छोटे छोटे कण बड़े कण का निर्माण कर देंगे, वो क्या हो जाएंगे आपस में, मतलब सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसे हम स्कंदन कहते हैं। टिंडल प्रभाव, माइकल फैराडे ने इसको दिया था, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अपोहन किसकी, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधि होती है, ठीक है ना। इसको बहते हुए पानी में कोलाइडी विलयन को लड़का देते हैं और क्या करते हैं, अगर जैसे हमारे पास पानी होगा तो उसमें जो अशुद्धि कण होता है वो पानी के साथ बह जाते हैं और शुद्ध कोलाइड विलयन हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो एक थैले का निर्माण किया गया था जिसे हम क्या कहते हैं, अपोहक थैला कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे, तो पहला है एथिल अल्कोहल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से करते हैं तो आइडोफॉर्म का निर्माण होता है। यहाँ पर आइडोफॉर्म यानी CHI3 का निर्माण होता है। दूसरा क्लोरोफॉर्म को फिनॉल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो जो आपके पास कोल्बे अभिक्रिया है उसको आपने यहाँ पर लिखना था, यानी क्या बनना था, यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। रीमन टीमन जो अभिक्रिया है सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है, रीमन टीमन अभिक्रिया आपने यहाँ पर लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 21 का है एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है ना। तो थर्ड का क्या होना था, एस्टर का निर्माण होता है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हिंसबर्ग या ऑक्सीकरण में से एक विधि 3 नंबर में पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हिंसबर्ग विधि आपके पास 3 नंबर में पूछी गई। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन की पहचान की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए और संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो आप यहाँ पर किसका लिख सकते थे, हिंसबर्ग विधि को लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, कारण सही समझाइए कि पी ब्लॉक के तत्व में निम्नलिखित गुणधर्म एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कैसे परिवर्तित होते हैं। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर पी ब्लॉक की। कारण सही समझाइए पी ब्लॉक के तत्व में के निम्नलिखित गुणधर्म एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने, अच्छा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो क्या होगा, हमारे पास आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है। समूह 15 की बड़ी होगी, 16 क्या होती है, छोटी, क्योंकि यहाँ पर नाभिक आवेश ज्यादा होता है। आयनन ऊर्जा के मान की बात करेंगे तो समूह, अच्छा यहाँ पे तो किसी बात करने रखे समूह की, तो आपने क्या लिखना है, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होगी भाई, क्योंकि हमारा आकार छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए। विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, यहाँ से बाएं से दाएं जाएगा तो आकार छोटा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी परमाणु त्रिज्या कम, आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है और विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो अथवा में पूछा गया है, H2O द्रव है, H2S गैस है, क्यों, तो H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जिसके कारण ये कैसे होता है, द्रवावस्था में होता है। जबकि H2S में नहीं होता हाइड्रोजन बंध, ऐसे PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता है। PCl5 क्यों बनता है, क्योंकि इसमें डी कक्षक होता है फास्फोरस में, NCl5 में नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं होता है। क्लोरीन नेगेटिव का आकार क्लोरीन परमाणु से बड़ा होता है, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि, यानी क्लोरीन नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन में 17, जिसके कारण क्लोरीन नेगेटिव का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड भी आपको बताया था, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, तो ये आपके पास पहले पेपर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तीनों भी और ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड भी। तो न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करेंगे, राइबोज शुगर प्लस बेस यानी नाइट्रोजन क्षार को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फॉस्फेट, राइबोज शुगर प्लस क्षार, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इसमें अंतर भी हम लिख सकते हैं, डीएनए आरएनए में अंतर है, सिंपल है, ठीक है ना।
कोल्ड हाउस का नियम, किसी वैद्युत अपघटन के अनंत अंतता पर मोलार चालकता का मान उसके द्वारा उत्पन्न धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने सेम क्वेश्चन बताया था कि यहाँ से 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही पूछा गया है। तो इसका लगभग जो आंसर आएगा 1.62 के समथिंग आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर नैनर समीकरण लिखिए 1 नंबर की, बताया था कि 1 नंबर की आएगी, तो यहाँ पर आ रखी है। इसमें सेल की अभिक्रिया लिखनी है, यानी Fe कितने में किसमें चेंज हुआ, Fe2 प्लस में। H2SO4 को पहले विघटन करना है, H प्लस है ना, 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो H2H प्लस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, H2 में चेंज हो जाएगा। ऐसे H2 और HCl को विघटित करना है H प्लस और Cl माइनस में, तो H किस में चला जाएगा, H2 में चला जाएगा, और Cl किस में चला जाएगा, Cl2 में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का है समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति 3 नंबर का, सिंपल है। अर्धायु की गणना करने के लिए क्वेश्चन आ रखा है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपके पास पिछले पेपर में अपलोडेड किए हैं। यहाँ पर मैंने आपके कहा था कि इनमें से जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी सिद्ध करने वाली बात है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 गुना, 3 गुना और 10 गुना। तो यहाँ पे अथवा में ये 2 गुना का क्वेश्चन पूछा गया है। संघट वादन सिद्धांत भी पूछा गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके लिए तो मैंने कई बार आपको बताया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए तथा संबंधित रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 उपयोग भी लिखिए। तो यहाँ पर आपके पास 4 नंबर के प्रश्न पूछा गया है। अमोनिया की हैबर विधि का बात की है ना, और एक अभिक्रिया भी यहाँ पर पूछी गई है। क्या होता है जब तांबे की गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये आपके पास मैंने लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको बताए नहीं थे इस टाइप के, है ना, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शनल भी नीचे पूछे गए हैं, जैसे इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या बनना था आपके पास, ये वाला जो है क में क्या बनना था आपके पास, यहाँ पर बनना था CH3CHO एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पर हमारे पास प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, ग्रेवियल थैलेमाइड वाली अभिक्रिया होनी थी। तीसरा हमारे पास ये कैनिजारो अभिक्रिया है, HCOONA प्लस क्या होना था आपके पास, CH3OH का निर्माण होना था। और लास्ट वाला जो है हमारे पास, इसमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, तो यहाँ पर कीटोन का निर्माण होना था, प्रोपिनोन CH3COCH3। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ जो आपके लिए CUT में महत्वपूर्ण होते हैं, या अन्य जो वनडे एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे।